नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल इवन 12 क्लासेस पर। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं हिंदी साहित्य काल का विभाजन। यानी लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक दिया है, हिंदी साहित्य काल का विभाजन कीजिए। और वो हिंदी साहित्य काल कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य काल का कितने भागों में विभाजन किया गया है और उन्होंने कौन कौन सी काल में हिंदी साहित्य को बांटा है, ठीक है। और उसका समय कब से कब तक बताया गया है और उसमें क्या क्या परिस्थितियां रही थी, कौन कौन सा काल कब कब, जैसे उसमें राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, किस तरह से क्या हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल हम डिटेल में समझेंगे एक एक काल। आज मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत बेसिक में बता दे रहा हूँ जो जितने भी हिंदी साहित्य के काल हैं, और उसके बाद हम क्लास बाय क्लास एक एक करके हिंदी साहित्य काल का विभाजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य काल पर टिप्पणियाँ लिखिए। ये पूछा जाता है कि जैसे रीत काल पर टिप्पणी लिखवा, जैसे वो है रीत काल पर टिप्पणी लिखवाएगा या फिर भक्ति काल पर टिप्पणी लिखवाएगा, तो आपको ये टिप्पणियाँ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, मैं सबसे बाद में पहले अंडरलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाने वाली भाषा है चीन की भाषा मंडारिन, ठीक है। फिर इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश विश्व स्तर पर बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, इन भाषाओं में से हमारी हिंदी की भी गिनती होती है कि भारत की हिंदी भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए, और हिंदी की जो प्राचीनतम जड़ें हैं, या मतलब हिंदी का विकास हुआ है, वो संस्कृति भाषा से हुआ है। परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। मतलब कि संस्कृति के बाद डायरेक्ट हिंदी नहीं आई थी, संस्कृति के बाद एक भाषा आई थी। जैसे संस्कृति दो तरह की भाषा थी संस्कृत में, ठीक है। एक वैदिक संस्कृति, एक लौकिक संस्कृति। और लौकिक संस्कृति से अब आई थी पाली भाषा, पाली भाषा से आई थी प्राकृत, प्राकृत से आई थी अपभ्रंश, अपभ्रंश से आई थी शोरसेनी, शोरसेनी से अपट्ट, और ये अपनी हिंदी निकल आई, ठीक है, इस तरह से। तो इन्हीं भाषाएं जो मैंने बताया पीछे, तो इन्हीं भाषाओं में से जो अवधी, मागधी, अर्धमागधी, मारवाड़ी भाषाएं आती थी। पहले ये बोलियां कही जाती थी जो स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती थी। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी आपकी। यहाँ देखेंगे हम, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की, ठीक है। मतलब कि जो हिंदी साहित्य, सबसे पहले जो साहित्य लिखे गए थे लोक भाषा में लिखे गए थे, मतलब कि अपनी गांव वाली भाषा, तो उसमें लिखे गए थे। कहने का मतलब ये है कि बोली में सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उपभाषा बनी, उपभाषा के बाद भाषा बनी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की, और गद्य का विकास बहुत बाद में होगा। मतलब गद्य, जो गद्य होते हैं, मतलब कि जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, उनका जीवन परिचय वगैरह बताया जाता है गद्य में। मतलब कि सामान्य परिचय बताया जाता है गद्य में, और उनके बारे में पढ़ना होता है। उनकी जो कुछ कहानियाँ लिखी होती हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होता है गद्य में, ठीक है। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश से मिलता है, मैंने ये बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश से मिलता है, अपभ्रंश, शोरसेनी और इनसे मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, ठीक है। हिंदी में जो साहित्य मिलता है वो 3 प्रकार का मिलता है। एक गद्य, एक पद्य और एक चंबू।
गद्य और पद्य को मिलाकर बना था चंबू। मतलब कि कुछ रचनाएं गद्य में हुई हैं और कुछ पद्य में हुई हैं, बिल्कुल ये एक समान जैसी ये रचनाएं हैं वो, तो इनको दोनों को मिला के चंबू बना दिया गया है। ठीक है, जो गद्य और पद दोनों में हो उसे चंबू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, तो ये मतलब कि इसमें विवाद है, मतलब कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये है विवाद होने का। लेकिन ज़्यादातर लोगों मतलब ज़्यादातर साहित्यकारों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यकार ने लाला श्रीनिवास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानी है। ठीक है, मतलब कि लाला श्रीनिवास द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया था, तो एक उपन्यास तो कड़ी ये मतलब कि गद्य का सबसे पहले का विकास, मतलब कि गद्य में सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है। चलो, यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा आपके। अब मैं बात करूँगा हिंदी साहित्य का उदय। उदय कैसे हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मतलब कि हिंदी साहित्य है वो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों की अवधि, ठीक है, उसे शताब्दी बोलते हैं। तो यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे। मतलब कि उस समय एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद हमारे देश कई छोटे छोटे शासन छोटे छोटे राज्यों में बट गया वहाँ पे। और मतलब कि आपस में जो वहाँ पे राजा हुआ करते थे तो आपस में वो लड़ने लगे राज्य को जीतने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो उसी समय होता क्या है कि मुसलमान हमारे भारत पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, जब मुसलमानों ने हमारे भारत पर आक्रमण किए तो अब लोगों को लगता था कि मतलब मुसलमानों से बचाने वाला एक है, वो ईश्वर है, यानी परमात्मा अल्लाह वही है जो हमको वह बचा सकता है। ठीक है, तो लोगों ने उन्हीं की गुणगान किए तो हिंदी साहित्य का विकास हुआ। मतलब कि अपनी बातें रखी, लोगों में समझाया लोगों को, तो इसी तरह से हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखना है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहले मतलब एक राजा हुआ करते थे सम्राट हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु हो गई थी तो हमारे देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। उसके बाद हमारे भारत के जो राज्य वाले राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और उसी समय मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने बचने के लिए भगवान की आराधना की। चलो, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लिखने की टेंशन मान लो, मैं बिल्कुल लिखवा दूंगा आपका। चलिए, मतलब एक बात बताऊँ मैं आपको, मतलब कि हम अपने सीक्वेंस में लिखते हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में याद करेंगे और अपनी भाषा में लिखेंगे। तो हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए, मतलब हिंदी साहित्य को पढ़ने की सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये चीज़ आप लिखेंगे हिंदी साहित्य को 5 भागों में सुविधा के मतलब ऐसे लिखेंगे हिंदी साहित्य को सुविधा के अनुसार 5 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन मुख्यतः 4 भाग हैं, मैं 4 भाग पढ़ाऊँगा आपको। चलो, मैं बताऊँगा आपको। पहला है ये आदिकाल, 14 ईसा पूर्व की ये है, 14 ईसा पूर्व का काल है ये। फिर उसके बाद भक्तिकाल, फिर उसके बाद रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के बाद ये आधुनिक काल। चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसके बाद हम जो क्लास लेके आएंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की एक अलग अलग क्लास आएगी, उसमें बहुत बेसिक बेहतरीन समझाया होगा। चलिए, ये नव्योत्तर काल भी है, तो इसे भी आप देख लें। तो पहले है भक्तिकाल। चलिए, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 से 1700 तक माना जाता है। ठीक है, यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। मतलब कि जो इसमें भक्ति लोगों ने भगवान की भक्ति गुण बहुत ज़्यादा गाए थे, इसीलिए इसको भक्ति काल रख दिया गया।
और हिंदी साहित्य की जितनी भी रचनाएं हुई हैं सबसे ज़्यादा इसी भक्ति काल में हुई हैं, ठीक है, क्योंकि भक्त लोग इतने ज़्यादा हुए थे इसी समय पैदा, जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास वगैरह, तो बहुत सारे लोग थे, तो इसी समय हुए थे और इन्हीं की सबसे श्रेष्ठ रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए, इस काल को समृद्ध बनाने के लिए दो काव्य धाराओं में बांट दिया गया है, मतलब भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांट दिया गया है। अब मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा किस तरह से। देखिए, ये भक्ति काल है, दो चरणों में बांट दिया, एक निर्गुण धारा, निर्गुण, एक सगुण, ठीक है। निर्गुण धारा वो धारा थी जिसमें जो कवि थे भगवान को नहीं मानते थे, ओनली मतलब कि वो एक ऐसा साधन, ज्ञान का साधन मानते थे भगवान को पाने का, ठीक है, मतलब वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। और सगुण धारा वो थी, वो भगवान को मानते थे, भगवान की पूजा वूजा करते थे, ठीक है। चलो, और आगे इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति को, मतलब भक्ति धारा को आगे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक संत काव्य जिसे ज्ञान मार्ग की शाखा के रूप में जाना जाता है। इस संघ के मतलब कि दो काव्य में बांट दिया गया। देखो, चलिए मैं बिल्कुल समझ दे रहा हूँ आपको। निर्गुण धारा थी इसी दो में, सगुण धारा थी इसी दो में, ज्ञान मार्ग की शाखा, ठीक है, एक प्रेम मार्ग की शाखा, और एक कृष्णश्री शाखा, एक रामाश्री शाखा, इस तरह से बांट दिया गया। मतलब निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण धारा को कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा वह शाखा थी जिसमें कभी ईश्वर को पाने का साधन ज्ञान मानते थे, और प्रेमाश्रयी वह शाखा थी जिसमें ईश्वर को पाने का साधन प्रेम मानते थे, ठीक है। और आगे सगुण धारा में कृष्ण श्री शाखा वह शाखा थी जिसमें लोगों ने कृष्ण श्री भगवान कृष्ण के आराधना की, उनकी रचनाएं की, मतलब उनको उनके जो पद है उनके पद लिखे, उनके बारे में बताया। और रामाश्री शाखा वह शाखा थी, इसमें लोगों ने राम के गुण गाए, जैसे मुख्यतः रामाश्री शाखा में कबीरदास आते हैं और कृष्णश्री में सूरदास आते हैं। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे मैं बताऊँ, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे कबीरदास। कबीरदास बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदर, धर्मदास, ठीक है। आगे निर्गुण धारा, ठीक है, दूसरा ऐसा सूफी काव्य धारा का है, इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना थी पद्मावत, जो कि हम पढ़ेंगे। कुतुब मंजन, शेख नबी। चलो, भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। ठीक है, सगुण धारा को दो, मैंने बताया था, दो धारा में बांट दिया गया था। एक थी कृष्णश्रयी, एक रामाश्रयी। कृष्णश्रयी में कृष्ण को मानने वाले लोग और रामाश्रयी में राम को मानने वाले लोग। चलिए, तो कृष्णश्री शाखा के प्रमुख कवि थे, मतलब रामाश्री शाखा के, कृष्णश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। पहले रामाश्री शाखा के देखो, ठीक है, पूछा जाता है कि रामाश्री शाखा के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, सूरदास नहीं होंगे, रामाश्री के वो तो कृष्णश्री शाखा के थे। तो रामाश्री शाखा के तुलसीदास, अग्रदास, नावादास, केशवदास, हृदयदास, प्राणचंद चौहान, महाराणा विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, ये, ठीक है। और कृष्णश्री शाखा के कवि थे सूरदास, रैदास, कुंभनदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, ये, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, रहीम, मीराबाई। तो ये कृष्णश्री, इन लोगों ने कृष्ण के गुण गाए और उनकी रचनाएं की। चलो,
तो मैं यहाँ तक बस आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी बाद अगली जो रीतिकाल भक्तिकाल वगैरह है, भक्तिकाल तो है ये, लेकिन कुछ आगे जो 3-4 टॉपिक हैं हमारे, रीतिकाल रहा है और भक्तिकाल है ये, और 2-3 काल और हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको इसको भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ अलग। ये तो थोड़ा बेसिक के लिए मैंने बता दिया है किस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए, टेक केयर। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।